प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार, लेक्चर नंबर 27। जैसा कि यहाँ हमने नोट कर दिया है, कौटिल्य का राज्य संबंधी विचार, लेक्चर नंबर 27। अब कौटिल्य चूँकि मूलतः एक राजशास्त्री थे, जबकि मनु एक धर्मशास्त्री थे। ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। अब कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों को हम अच्छे से समझें, इसके लिए सबसे पहले ये जानना निहायत ज़रूरी है बेटा क्या कि कौटिल्य ने अपनी रचना, अपने गौरवमयी ग्रंथ अर्थशास्त्र के अंतर्गत, अर्थशास्त्र जिसमें 15 अधिकरण हैं, मनु की मनुस्मृति में 12 अध्याय है, मैंने आपको बता दिया है। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राज्य के बारे में व्यापक रूप से विचार दिए हैं। और कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों को जब हम व्यापक रूप में समझना चाहें तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बेटा इन्होंने अपने राज्य संबंधी विचार अर्थशास्त्र में दिए, उससे पहले इन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि राज्य संबंधी विचार में इन्होंने राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई है, राज्य की क्या प्रकृति है, राज्य का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य प्रयोजन, सप्तांग राज्य की धारणा या सप्तांग राज्य का सिद्धांत और राज्य का कार्य क्षेत्र, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात मनु के राज्य संबंधी विचारों को जब हम समझें तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि भाई मनु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा है, राज्य की प्रकृति के बारे में क्या कहा है, राज्य का उद्देश्य प्रयोजन क्या है, सप्तांग राज्य की अवधारणा क्या है और राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है। अब इसमें से हमने कौटिल्य का जो राज्य संबंधी विचार है, जो पहली बात है राज्य की उत्पत्ति, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 26 में समझा दी है। जो पिछला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 26 में मैंने आपको जो है राज्य की उत्पत्ति अच्छे से समझा दी है। मतलब है कौटिल्य का कहना है कि भाई जब अराजक अवस्था थी, मत्स्य न्याय था, तो ऐसी स्थिति में जनता परेशान होकर के फिर समझौता करती है और समझौते के परिणाम स्वरूप राजा या राज्य की उत्पत्ति होती है। मतलब राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो है कौटिल्य ने समझौते सिद्धांत की चर्चा की है, किसमें, अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक इसी तरह से जैसे कि हॉब्स, लॉक और रूसो, जो कि पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं, जिनको कि अनुबंधवादी, संविदावादी, समझौतावादी विचारक कहा जाता है। तो जैसे हॉब्स, लॉक और रूसो ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत दिए है, उसी तरह से कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में राजा राज्य की उत्पत्ति के बारे में समझौते की बात की है। हालांकि इन्होंने कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं दिया है राज्य की उत्पत्ति के बारे में, अर्थशास्त्र में ध्यान रखना है। जबकि हॉब्स, लॉक और रूसो ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में राजनीतिक सिद्धांत दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो राज्य की उत्पत्ति की बात तो हो चुकी है पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 26 में। अब आज जो हम बात करेंगे वो राज्य की प्रकृति, राज्य का उद्देश्य और सप्तांग राज्य की अवधारणा या सप्तांग राज्य का सिद्धांत 1, 2, 3, मतलब 3 बातों की चर्चा करेंगे। उत्पत्ति की चर्चा हमने लेक्चर नंबर 26 में कर दी है। ठीक है बेटा, और इसके बाद में लेक्चर नंबर जो 28 होगा वो राज्य के कार्य क्षेत्र के ऊपर होगा। तो सबसे पहले तो आप ये नोट करेंगे कि भी कौटिल्य का जो राज्य संबंधी विचार है, इसमें 5 बातें आती हैं। क्या क्या बेटा, नोट करें क्रम से, वैसे मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है। राज्य की उत्पत्ति है, तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने समझौता सिद्धांत दिया है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवी सिद्धांत दिया है। ठीक है, ये सब बातें मैंने समझा दी है। दूसरा, राज्य की प्रकृति। तीसरा, राज्य का उद्देश्य या प्रयोजन। चौथा, सप्तांग राज्य की अवधारणा या सप्तांग राज्य का सिद्धांत। और 5वां है राज्य का कार्य क्षेत्र। ठीक है, तो पहली बात हमने आपको समझा दी लेक्चर नंबर 26 में। आज हम 3 बातें लेंगे, प्रकृति, उद्देश्य और सप्तांग राज्य की अवधारणा या सप्तांग सिद्धांत। जैसे कि मैंने यहाँ 3 पार्ट बना भी दिए हैं। पहला, राज्य की प्रकृति, दूसरा, राज्य का उद्देश्य प्रयोजन, और तीसरा, कौटिल्य की सप्तांग राज्य की धारणा या सप्तांग राज्य का सिद्धांत। 3 बातें समझेंगे।
अब ये तीनों बातें ऐसी हैं जो कि किसी न किसी रूप में आपसे एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। ये विशेष ध्यान रखना है, विशेषकर जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दें, यूजीसी नेट के विद्यार्थी ध्यान दें, कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे विद्यार्थी ध्यान दें, स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे विद्यार्थी विशेष ध्यान दें। इसी के साथ में जो एमए के स्टूडेंट्स हैं और बीए के स्टूडेंट्स हैं, बहुत गंभीरता से इसको हमें समझना है। अगर ये आप समझ जाते हैं, और भले यूपीएससी एग्ज़ाम हो या फिर जो है कोई एमए कर रहा हो, स्नातकोत्तर स्तर का विद्यार्थी हो, अगर राज्य संबंधी विचार पूछे जाते हैं आपसे, मान लीजिएगा 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इस तरीके से अगर लिख देते हैं तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार में दूसरी बात आ रही है राज्य की प्रकृति। यहाँ तो मैंने 1 2 3 3 पार्ट बनाए, चूँकि उत्पत्ति मैंने समझा दिया, तो आज हम प्रकृति, उद्देश्य और सप्तांग राज्य लेंगे, 3 बातें लेंगे। तो पहली बात ले रहे हैं हम राज्य की प्रकृति। राज्य की प्रकृति अर्थात कौटिल्य ने अपनी रचना लिखें आप, कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के बारे में समझौते सिद्धांत की बात की है। और ये कहा है, नोट करें आप, कहा है कि जब अराजक अवस्था थी या मत्स्य न्याय था, जिसके अंतर्गत शक्तिशाली लोग कमज़ोर लोगों को, दुर्बल लोगों को परेशान कर रहे थे, सता रहे थे, तो ऐसे में जो है जनता ने समझौता किया और समझौते के परिणाम स्वरूप राजा राज्य की उत्पत्ति होती है। अब लोगों ने समझौते से राज्य का निर्माण किया है, तो इसका मतलब यहाँ कौटिल्य के राज्य की जो प्रकृति हो जाती है बेटा, वो प्रकृति क्या हो जाती है? स्वाभाविक नहीं बल्कि कृत्रिम है। स्वाभाविक तो जब आप अरस्तु के राज्य की प्रकृति का अध्ययन करेंगे, तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में ये कहा है कि भाई पति पत्नी संतान के संयोग से परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य, तो वहाँ पर राज्य का निर्माण नहीं किया जा रहा है लोगों के द्वारा, बल्कि वहाँ तो जो है राज्य का स्वाभाविक रूप में धीरे धीरे विकास हो रहा है। इसलिए अरस्तु ने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था बतलाया है। जबकि यहाँ कौटिल्य की बात आती है, तो कौटिल्य ने राज्य को एक कृत्रिम एवं भौतिक संस्था माना है। ये इसकी प्रकृति होगी बेटा, राज्य की प्रकृति। मैं बता रहा हूँ आपको, इसको अच्छे से समझिएगा। मैं डिफरेंस भी कर रहा हूँ यहाँ, एक तरफ पूर्वी राजनीतिक विचार, पूर्वी का मतलब भारतीय राजनीतिक विचार, दूसरी तरफ पश्चिमी राजनीतिक विचार का हमने अरस्तु का नाम ले दिया है। तो यहाँ चूँकि राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य अर्थशास्त्र में कह रहे हैं कि भाई समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति होती है। जब लोगों ने समझौते से राज्य का निर्माण किया है, लोगों ने मिल करके राज्य का निर्माण किया, तो इसका मतलब राज्य एक कृत्रिम संस्था है, स्वाभाविक नहीं है। राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण लोगों ने किया है, जनता ने किया है। कृत्रिम एवं भौतिक संस्था है, ये ध्यान रखेंगे। तो आपसे एग्जाम पूछा जाए कि भाई कौटिल्य ने राज्य की प्रकृति के बारे में निम्न में से क्या कहा है, 4 विकल्प दे देंगे तो आपका आंसर होगा कृत्रिम एवं भौतिक संस्था है। ठीक है। अरस्तु की बात आती है जैसे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत, तो वहाँ जो है अरस्तु राज्य को एक स्वाभाविक संस्था बतलाते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद में राज्य की प्रकृति में ही नेक्स्ट बात समझते हैं, राज्य की स्थापना, मत्स्य न्याय की समाप्ति। अब ध्यान दे बेटा, मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ केवल संकेत रूप में नोट किया है, आप अपने नोट्स बनाते हैं तो संकेत रूप में ही बना लेंगे, इसके बाद में इनकी व्याख्या मैं कर ही रहा हूँ। तो राज्य की स्थापना, मत्स्य न्याय की समाप्ति, मतलब क्या हुआ इसका, अब मैं व्याख्या कर रहा हूँ। कौटिल्य ने, नोट करें, कौटिल्य ने अपनी रचना, अपने ग्रंथ, अपने गौरवमयी ग्रंथ, अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप में लिखा है कि राज्य की स्थापना मत्स्य न्याय या अराजक अवस्था, जिसको कि टॉमस होब्स ने, जॉन लॉक ने और जीन जैक्स रूसो ने प्राकृतिक अवस्था कहा है। ये डिफरेंस हो गया। होब्स लॉक और रूसो की जब तुलना करेंगे ना कौटिल्य से, तो होब्स लॉक और रूसो जब राज्य नहीं था तो उसको प्राकृतिक अवस्था का नाम देते हैं, जबकि कौटिल्य जब राज्य और राजा नहीं होता है तो उसको
क्या नाम देते हैं? अराजक अवस्था। ये अंतर है। क्या नाम देते हैं? अराजक अवस्था। जबकि हॉब्स लॉ को रूस उसको क्या नाम देते हैं? प्राकृतिक अवस्था, है ना। हॉब्स लॉ को रूसों का सामाजिक समझौता सिद्धांत आप जब समझेंगे तो पहला बिंदु यही होगा, प्राकृतिक अवस्था का मतलब पहला लेंगे मानव स्वभाव, उसके बाद में प्राकृतिक अवस्था आएगी। तो मानव स्वभाव के आधार पर प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया जाता है। तो राज्य की स्थापना मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए की जाती है। मतलब जब मत्स्य न्याय था, अराजक अवस्था थी जिसमें राजा राज्य नहीं था, तो इसमें जनता परेशान हो रही थी, फिर लोगों ने मिलकर के जो है समझौता किया और समझौते के परिणाम स्वरूप जो है राजा राज्य की स्थापना होती है। तो मतलब मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए जो है समझौता किया जाता है और उससे राजा राज्य की उत्पत्ति होती है या स्थापना होती है। अतः प्रकृति से यह एक नैतिक संस्था है, क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में अराजक अवस्था को समाप्त करने के लिए राज्य की स्थापना की जा रही है। तो फिर ये अपनी प्रकृति से एक नैतिक संस्था भी है, क्योंकि अराजक अवस्था को, मत्स्य न्याय को ये समाप्त कर रहा है। कौन? राजा। राज्य की जो स्थापना हो रही, तो राजा जब अन्याय को, अराजक अवस्था को समाप्त करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति के बारे में यह भी कह दिया है कि राज्य अपनी प्रकृति से एक नैतिक संस्था है। जबकि प्लेटो और अरस्तु की बात करते हैं हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत, तो प्लेटो ने भी जो है राज्य की प्रकृति के बारे में कहा है कि राज्य एक नैतिक संस्था है। अरस्तु ने भी कहा है एक नैतिक संस्था है राज्य, है ना। जबकि अराजकतावादियों की बात करते हैं तो अराजकतावादी क्या कह देते हैं कि राज्य तो एक अनैतिक संस्था है, राज्य अनावश्यक है, राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हैं। और व्यक्तिवादियों की बात करते हैं तो व्यक्तिवादी कह देते हैं राज्य की प्रकृति के बारे में कि राज्य एक जो है आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई है कि जरूरी भी है लेकिन ये बुराई भी है। आवश्यक बुराई, आवश्यक इसलिए कि लोगों के जीवन की रक्षा कर, बुराई इसलिए कि राज्य हिंसा को बढ़ावा देता है। तो आवश्यक बुराई बता दी उन्होंने। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं, सब ने राज्य की प्रकृति के बारे में कुछ ना कुछ आवश्यक है। आप चूँकि हमें तो केवल कौटिल्य की बात करनी है, तो कौटिल्य ने कह दिया है कि ये अपनी प्रकृति से क्या है, एक नैतिक संस्था भी। क्यों नैतिक संस्था? क्योंकि अराजक अवस्था को समाप्त करके और राजा राज्य की स्थापना समझौते के माध्यम से की जाती है। दूसरी बात इसमें आती है, राज्य अपनी प्रकृति से एक ऐसी संस्था है। नोट करें, कौटिल्य अपनी रचना अर्थशास्त्र में कह रहे हैं कि राज्य अपनी प्रकृति से एक ऐसी संस्था है जो अपनी दंड शक्ति का प्रयोग नैतिक साध्यों की प्राप्ति के लिए करती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। मतलब राज्य अपनी प्रकृति की से एक ऐसी संस्था है जो अपनी दंड शक्ति का प्रयोग नैतिक साध्यों की प्राप्ति के लिए करती है। चूँकि यहाँ पर कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप में कह दिया कि भी राजा के पास दंड का अधिकार होगा, लेकिन दंड का अधिकार होते हुए भी जो राजा होगा वह दंड का प्रयोग तो करेगा, लेकिन जिस दंड शक्ति का प्रयोग करेगा, जिस राज शक्ति का प्रयोग राजा करेगा, वह दंड शक्ति या राज शक्ति धर्म के अधीन होगी। तो नोट करें, दंड शक्ति, राज शक्ति, दंड शक्ति या राज शक्ति धर्म के अधीन होगी। और यहाँ धर्म का अर्थ किसी मजहब विशेष से, संप्रदाय विशेष से, पंथ विशेष से नहीं लिया है। यहाँ धर्म का जो अर्थ है वह किसी स्वभाव विशेष के रूप में भी नहीं लिया है। यहाँ धर्म का अर्थ किसी साधना पद्धति विशेष से भी नहीं लिया है, बल्कि यहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य के रूप में लिया गया है, नैतिक मूल्यों के रूप में लिया गया है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में कौटिल्य ने धर्म का अर्थ लिया है। जैसे जो वेद हैं, वेद और स्मृतियों में जिन नैतिक मूल्यों की चर्चा की गई है, जिन समाज व्यवस्था को संचालित करने के नियमों की चर्चा की गई है, उनको कौटिल्य ने धर्म कहा है। और ये कहा है कि भाई राजा जब दंड का शक्ति का प्रयोग करेगा, राजा जब राज शक्ति का प्रयोग करेगा, राजा जब अपराधियों को जो है दंड देगा, तो ऐसी स्थिति में वो धर्म के अधीन होगा। मतलब वेदों के अधीन होगा, स्मृतियों के अधीन होगा। स्मृति और वेदों के आधार पर ही जो है यह दंड शक्ति या राज शक्ति का प्रयोग करेगा। अतः आप ये कह सकते हैं कि जो कौटिल्य का राजा है वह वास्तविक रूप में राज शक्ति का प्रयोग तो करेगा। हैं, राजा को कौटिल्य ने दंड शक्ति तो दी है, लेकिन दंड शक्ति का, राज शक्ति का जब वह प्रयोग करेगा तो धर्म के अधीन होगा, धर्म के अधीन होगा। और धर्म का अर्थ यहाँ किससे हो जाएगा बेटा? धर्म का अभिप्राय यहाँ पर नैतिक मूल्य होगा, या फिर जो है वेदों और स्मृतियों के अधीन रहते हुए यह दंड का प्रयोग करेगा। अब ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं हो सकता। भले ही कौटिल्य का जो राजा है वो दंडधर है, दंड का प्रयोग करेगा,
कौटिल्य के राजा को दंड शक्ति राजशक्ति दी गई है, लेकिन वो निरंकुश नहीं हो सकता, स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता, आततायी नहीं हो सकता, तानाशाही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो धर्म के अधीन होगा, और धर्म का अर्थ यहाँ पर कर्तव्य विशेष से नैतिक मूल्यों से लिया गया है। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में यहाँ दंड शक्ति का प्रयोग नैतिक साध्यों की प्राप्ति के लिए किया जाएगा। ये जो संस्था है, क्या जो ये राज्य अपनी प्रकृति से एक ऐसी संस्था है जो अपनी दंड शक्ति का प्रयोग नैतिक साध्यों की प्राप्ति के लिए करती है। मतलब नैतिक साध्यों की, नैतिक मूल्यों की, कर्तव्यों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए दंड शक्ति या राज शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये बात कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में कही है। तो ये बात स्पष्ट होगी। कौटिल्य ने राज्य की जो प्रकृति बताई वो स्पष्ट हो जाता है कि राज्य की प्रकृति कृत्रिम है, भौतिक है। राज्य अपनी प्रकृति से एक नैतिक संस्था है, और इसी के साथ में जो राज्य की प्रकृति वो ये भी है कि ये नैतिक साध्यों की प्राप्ति कराने वाली संस्था है, और इसी के साथ में इसकी प्रकृति ये भी है कि राजा दंड शक्ति का प्रयोग करेगा, लेकिन वो धर्म के अधीन रहते हुए करेगा। इसलिए कौटिल्य का राजा कभी भी निरंकुश, स्वेच्छाचारी, आततायी, तानाशाही नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य के रूप में लिया गया है, स्वभाव, संप्रदाय, मजहब या साधना पद्धति के रूप में नहीं लिया गया है। भाई धर्म शब्द का जब अर्थ लिया जाता है तो मोटे रूप में जब हम पूरी दुनिया के दर्शन का अध्ययन करते हैं तो उसमें धर्म शब्द का अर्थ 4 रूपों में लिया गया है। पहला स्वभाव के रूप में, दूसरा नोट करते जाएं आप चाहें तो, स्वभाव के रूप में, दूसरा कर्तव्य के रूप में, दूसरा कर्तव्य के रूप में, तीसरा मजहब, संप्रदाय या पंथ के रूप में, चौथा साधना पद्धति के रूप में। तो यहाँ पर कौटिल्य ने धर्म का जो अर्थ लिया है, धर्म शब्द का जो अर्थ लिया है वह कर्तव्य के रूप में लिया है। किसके रूप में लिया? कर्तव्य के रूप में लिया है। चलिए, ये तो हो गया कौटिल्य के अनुसार राज्य की प्रकृति। ठीक है, नेचर क्या है राज्य का। अब कौटिल्य का राज्य संबंधी जो विचार है इसमें हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो तीसरी बात ले रहे हैं कि कौटिल्य ने राज्य का क्या उद्देश्य या प्रयोजन बताया है। उत्पत्ति हमने समझा दी लेक्चर नंबर 26 में। तो इसका मतलब आज दूसरी बात होगी इसके अंतर्गत। पहली बात प्रकृति होगी, दूसरी बात उद्देश्य। राज्य का उद्देश्य प्रयोजन क्या है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। राज्य का उद्देश्य प्रयोजन क्या है, मतलब कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में जो समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की स्थापना होती है, समझौते के परिणाम स्वरूप जो राज्य की स्थापना होती है, उस राज्य का क्या उद्देश्य है, उसका प्रयोजन क्या है, इसके बारे में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में क्या कहा है, इसकी चर्चा करेंगे। इसके ऊपर भी एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अक्सर मैंने देखा है विद्यार्थी गलती करते हैं। चलिए बेटा, राज्य का उद्देश्य देखो। वैसे यदि देखा जाए तो राज्य के उद्देश्य की जब बात आती है तो मैं तो मूलतः ये जानता हूँ, आप भले मनु का अध्ययन करें, कौटिल्य का अध्ययन करें, शुक्र का करें, बृहस्पति का करें, सोमदेव सूर्य का करें, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राज्य का जो उद्देश्य माना जाता था वो प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन माना जाता था, जिसको योगक्षेम भी कहते हैं। प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन माना जाता था। मतलब प्रजा रक्षण का मतलब होता है जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, और प्रजा रंजन का मतलब होता है लोक कल्याण, जन कल्याण से संबंधित कार्य करना, जिसको कि योगक्षेम भी कहा जाता है। योग का मतलब होता है प्रजा रक्षण, और क्षेम का मतलब होता है प्रजा रंजन, मतलब जन कल्याण से संबंधित कार्य करना। ये बात मैंने यहाँ लिख भी दी है। तो ये बात तो तय है कि भाई प्राचीन भारत में मनु हो, कौटिल्य हो, शुक्र हो, बृहस्पति हो, सोमदेव सूर्य हो, इन सभी ने जो है राज्य का उद्देश्य प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन माना है। मतलब जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, ये प्रजा रक्षण हो गया, और जनता के कल्याण से संबंधित कार्यों को प्रजा रंजन कह दिया या लोक कल्याणकारी कार्य कह दिया। तो मूलतः 2 बातें आ जाती है, प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन। इसको योगक्षेम भी कहा जाता है। मतलब राजा और राज्य का जो प्रथम उद्देश्य होगा, प्राथमिक उद्देश्य होगा, वो प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन होगा, जिसे योगक्षेम भी कहा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब बातें मैं समझाऊंगा यहाँ। चलिए, राज्य का उद्देश्य या प्रयोजन क्या है, तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप में लिखा है कि राज्य का, राजा का प्राथमिक उद्देश्य अराजकता, कोष्टक में लिखा है मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का मतलब होता है जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को अपना ग्रास बना लेती है। ऐसे ही समाज में जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो दुर्बल लोगों को, कमज़ोर लोगों को अपना ग्रास बना लेते हैं, सताते हैं, परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो यही बात यहाँ आ रही है। प्राथमिक उद्देश्य
अराजकता का अंत करके शांति व व्यवस्था की स्थापना करना और प्रजा को योगक्षेम प्रदान करना है। ध्यान दें, अब प्राथमिक उद्देश्य क्या है राज्य का? प्राथमिक उद्देश्य अराजकता अर्थात मत्स्य न्याय की समाप्ति, अराजकता का अंत, अराजकता या मत्स्य न्याय का समापन। मतलब है ये अराजक अवस्था तो कौटिल्य ने की जब राजा और राज्य नहीं था, जब अराजक अवस्था थी कि जो शक्तिशाली लोग थे कमज़ोर लोगों को परेशान कर रहे थे, है ना। वही बात है मत्स्य न्याय, मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ऐसे शक्तिशाली लोग कमज़ोर लोगों को परेशान करते, निगल जाते, परेशान करते, मारते, प्रताड़ित करते, सताते हैं, है ना, उनके साथ दासता के तुल्य व्यवहार करते हैं। तो प्राथमिक उद्देश्य अराजकता का अंत करके शांति व व्यवस्था की स्थापना करना और प्रजा को योगक्षेम प्रदान करना है। प्रजा को योगक्षेम प्रदान करना, योगक्षेम का अर्थ मैं बताऊंगा यहाँ, योगक्षेम प्रदान करना है। इसका मतलब यह वास्तव में जो प्राथमिक उद्देश्य बताया है वो यही बताया है कि वह अराजक अवस्था का तो अंत करके और शांति व व्यवस्था की स्थापना करना और प्रजा को योगक्षेम प्रदान करना। तो इसमें मूल बात ये क्या जाती है कि प्रजा का रक्षण और प्रजारंजन ये राज्य का जो है प्राथमिक उद्देश्य बताया है कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में। अब जैसे मैं यहाँ बताऊँ आपको योगक्षेम। अब योगक्षेम का अर्थ क्या बताया है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में? योगक्षेम का अर्थ इन्होंने बताया है, योग का अर्थ तो बताया है कि राज्य के द्वारा जो नकारात्मक कार्य किए जाते हैं, अर्थात जो नकारात्मक उद्देश्य होते हैं, नकारात्मक कार्य राज्य के द्वारा किए जाते हैं वो योग में आते हैं। किस में आते हैं? योग में। नकारात्मक उद्देश्य कौष्टम कर प्रजा रक्षण, मैंने आपको पहले बताया था प्रजा रक्षण और प्रजारंजन ये प्राथमिक उद्देश्य होता है राज्य का। अब इसको दो टुकड़ों में बांट देते हैं। जो प्रजा रक्षण आता है, जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना आता है, या जो नकारात्मक उद्देश्य है वो तो आएंगे योग में। और क्षेम में आएगा राज्य के सकारात्मक कार्य, प्रजारंजन मतलब लोक कल्याणकारी कार्य, अर्थात प्रजा रक्षण योग में आएगा और क्षेम में आएगा प्रजारंजन। तो मूलतः हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य ने राज्य का उद्देश्य प्रजा रक्षण प्रजारंजन बताया है, या कौटिल्य ने राज्य का उद्देश्य योग क्षेम बताया है। योग में नकारात्मक उद्देश्य अर्थात प्रजा रक्षण आएगा, प्रजारक्षण में जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा आएगा, सकारात्मक में प्रजारंजन के अंतर्गत लोक कल्याणकारी कार्य या जन कल्याणकारी कार्य या जनता के कल्याण संबंधित कार्य आते हैं। अतः कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप में कह दिया है कि राज्य का जो प्राथमिक उद्देश्य होगा वह प्रजा रक्षण और प्रजारंजन होगा, प्रजा रक्षण प्रजारंजन होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप में कह दिया है कि राज्य का उद्देश्य, राज्य का जो प्रयोजन होगा वह योगक्षेम होगा। क्या होगा? योगक्षेम। योग का मतलब प्रजा रक्षण, क्षेम का मतलब प्रजारंजन। योग का मतलब नकारात्मक उद्देश्य, क्षेम का मतलब सकारात्मक उद्देश्य, जैसा कि मैंने यहाँ क्रम से नोट कर दिया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद में जो कौटिल्य ने राज्य का उद्देश्य बताया है, मैंने लिख दिया है यहाँ, कौटिल्य के राज्य का उद्देश्य प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार, मतलब कौटिल्य ने भी प्राचीन भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हुए, प्राचीन भारतीय परंपरा का समर्थन करते हुए जो है राज्य के उद्देश्य की बात की है। प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य का उद्देश्य जो माना जाता था कौटिल्य ने उसका समर्थन किया है। तो लिखेंगे आप कौटिल्य के राज्य का उद्देश्य प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार प्रजाजन को धर्म अर्थ एवं काम, प्रजाजन को धर्म अर्थ एवं काम तीनों पुरुषार्थों की सिद्धि में मदद देना है। मतलब प्राचीन भारत में 4 पुरुषार्थ माने जाते थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो यहाँ मनु ने भी बात कही और कौटिल्य भी बात करें कि जब धर्म अर्थ एवं काम, क्या धर्म अर्थ एवं काम, मनु तो कह रहे हैं कि धर्म के हिसाब से यदि अर्थ एवं काम का प्रयोग किया जाए, काम मतलब लौकिक सुख, अर्थ का मतलब संपत्ति, तो संपत्ति और लौकिक सुखों को यदि धर्म के अनुसार प्रयोग में लाया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। जबकि यहाँ जो कौटिल्य धर्म के बजाय अर्थ के ऊपर ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि मनु ने धर्म के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया। तो ये बात मैं बताऊंगा आपको। लिखेंगे प्रजाजन को धर्म अर्थ एवं काम तीनों पुरुषार्थों की सिद्धि में मदद देना है। मतलब वास्तविक रूप में कौटिल्य ने राज्य का उद्देश्य ये बताया है, क्या बताया है कि जनता को धर्म अर्थ एवं काम इन तीनों पुरुषार्थों की सिद्धि में मदद देना है। मतलब धर्म की सिद्धि हो, अर्थ की सिद्धि और काम की सिद्धि हो, इसके अंतर्गत जो है जनता को राजा की सहायता की आवश्यकता होती है,
तो राजा को जनता की मदद करनी चाहिए, जिससे कि प्रजाजन या जनता धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि कर सके, प्राप्ति कर सके। ये जो है राजा का उद्देश्य होगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ लिखा है योगक्षेम का यही व्यापक अर्थ है। मतलब योगक्षेम का भी जो अर्थ होता है वो व्यापक अर्थ यही है कि भाई राजा जो है वो प्रजाजन को धर्म, अर्थ एवं काम इन तीनों पुरुषार्थों की सिद्धि में मदद दे। और इन तीनों पुरुषार्थों की सिद्धि में जब राजा मदद देता है तो वास्तविक रूप में यही योगक्षेम का व्यापक अर्थ है, संकुचित नहीं, व्यापक अर्थ है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। यहाँ अब थोड़ा हम डिफरेंस बताते हैं कि यहाँ पर मनु और कौटिल्य में क्या अंतर आ जाता है। देखेंगे यहाँ में लिखा है मनु ने पुरुषार्थों में धर्म को प्राथमिकता दी है। मतलब मनु ने भी पुरुषार्थ तो 4 ही बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, लेकिन मनु ने धर्म को प्रथम स्थान दिया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनु ने कहा है कि धर्म के हिसाब से धर्म का अर्थ है, मनु ने कर्तव्य के रूप में लिया है। धर्म के हिसाब से यदि अर्थ और काम, अर्थ मतलब संपत्ति और काम मतलब लौकिक सुख, अर्थ और काम का उपयोग किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। तो मनु कह रहे हैं, तो नोट करें मनु ने पुरुषार्थों में धर्म को प्राथमिकता दी है, जबकि कौटिल्य ने अर्थ को, मतलब कौटिल्य ने 4 पुरुषार्थों में अर्थ को संपत्ति को प्राथमिकता दी है। क्योंकि इनका कहना है कि बिना धन के, बिना संपत्ति के धर्म की भी स्थापना नहीं हो सकती है और लौकिक सुख अर्थात काम की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। इसलिए कौटिल्य ने 4 पुरुषार्थों में अर्थ को अर्थात संपत्ति को प्रथम स्थान दिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौटिल्य ने 4 पुरुषार्थों में अर्थ को प्रथम स्थान दिया है। और कौटिल्य का मत है कि राज्य का प्रधान उद्देश्य प्रजा पालन के लिए अर्थ की सिद्धि। आप नोट करें, यहाँ कौटिल्य का मत है कि राज्य का प्रधान उद्देश्य, मतलब राज्य का जो प्रधान उद्देश्य बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि प्रजा पालन के लिए, जनता के पालन के लिए, जन कल्याण के लिए, प्रजा रंजन के लिए, प्रजा रक्षण के लिए, प्रजा पालन के लिए अर्थ की सिद्धि जरूरी है। मतलब राजा को ध्यान रखना चाहिए कि उसका राजकोष भरा पूरा हो। तो अतः आप यहाँ ये कह सकते हैं कि कौटिल्य ने 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में अर्थ को जो है प्रधान माना है। किसको? अर्थ को मैंने यहाँ लिख भी दिया है। कौटिल्य ने अर्थ को जो है प्राथमिकता दिया, पूरा भी लिख सकते हैं। कौटिल्य ने अर्थ को प्राथमिकता दी है, जबकि मनु ने धर्म को प्राथमिकता दी है। 4 पुरुषार्थों में मनु ने धर्म को प्राथमिकता दी है, जबकि 4 पुरुषार्थों में कौटिल्य ने अर्थ को, संपत्ति को प्राथमिकता दी है। 4 पुरुषार्थ कौन से? फिर से बता रहा हूँ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चलिए, इसके बाद मैंने यहाँ नोट कर दिया है कौटिल्य ने दंड नीति अर्थात राजशास्त्र का जो उद्देश्य बताया वही राज्य का भी उद्देश्य है। मतलब यहाँ कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में दंड नीति या राजशास्त्र का जो उद्देश्य बताया है, वही उद्देश्य जो है राज्य का भी है। मतलब कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में दंड नीति का, राजशास्त्र का, राजधर्म का, राजदर्शन का जो उद्देश्य बताया है वही राज्य का भी उद्देश्य माना है। मतलब दंड नीति का जो उद्देश्य इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में बताया है वही राज्य का भी उद्देश्य बताया है। अभी उद्देश्य क्या बताया इन्होंने? दंड शक्ति का, या जो है राजशास्त्र का, दंड शक्ति भी कह सकते हैं, दंड नीति भी कह सकते हैं, राजशास्त्र भी कह सकते हैं, राजधर्म भी कह सकते हैं, राजदर्शन भी कह सकते हैं। तो इसका जो उद्देश्य बताया वही जो है राज्य का भी उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इन्होंने बताया है कि अप्राप्त की प्राप्ति, मतलब राजा को जो है, राज्य को अप्राप्त की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। जो आपके पास प्राप्त नहीं है, जो वस्तु नहीं है, तो उसकी प्राप्ति का प्रयास करें। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त किए हुए की रक्षा, जो आपके पास है, जो आपने प्राप्त कर लिया उसकी रक्षा करें। और रक्षित की वृद्धि, और जो आपके पास यहाँ किए हुए की रक्षा, अब जो रक्षा कर रहे हैं उस रक्षा की लगातार, मतलब जो रक्षित वस्तु है उस रक्षित की लगातार आपको वृद्धि करनी है, उसको बढ़ाना है, वह योग्य स्थानों व पात्रों में वितरित करना। मतलब इसके बाद में जो रक्षित की वृद्धि हो रही है, फिर वृद्धि होने के साथ साथ जो योग्य स्थान है और योग्य और जो पात्र लोग हैं उनमें उसका वितरण करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौटिल्य ने वितरणात्मक न्याय की बात की है, जिसकी चर्चा अरस्तु ने भी अपनी रचना पॉलिटिक्स में की, वितरणात्मक न्याय की, कि भाई वास्तविक रूप में न्यायपूर्वक तरीके से जो योग्य हैं, पात्र हैं, उनको जो है उसका वितरण किया जाना चाहिए। किसका? जो प्राप्त वस्तु है,
जिसको प्राप्त कर लिया गया है उसकी रक्षा की जा रही है, वृद्धि की जा रही है, तो उसको जो है न्यायपूर्वक तरीके से उसका वितरण किया जाए, तो हम कह सकते हैं कौटिल्य ने वितरणात्मक न्याय की ही इसमें चर्चा की है। तो ये हो गया इसका कौटिल्य के अनुसार। ठीक है, इसके बाद में एक बात और नोट करें, इसमें दूसरी बात में, दूसरे बिंदु में ही, उद्देश्य में ही, कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में जो ये राज्य है, इस राज्य का एक उद्देश्य और बताया है। आप लिखेंगे अन्य उद्देश्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य का एक अन्य प्रयोजन और बताया है। अन्य उद्देश्य प्रयोजन परंपरागत वैदिक समाज व्यवस्था की रक्षा करना भी है। मतलब कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ये भी कहा है कि राज्य का ये भी एक उद्देश्य होगा कि वो परंपरागत वैदिक व्यवस्था की, वैदिक समाज व्यवस्था की रक्षा करेगा। वैदिक समाज व्यवस्था का मतलब ये कि वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की जो है ये रक्षा करेगा। कौटिल्य का जो राजा राज्य है वो ये देखेगा कि भाई वर्ण और आश्रम व्यवस्था का अच्छे से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इसका पालन नहीं होता है तो चूंकि राजा को जो है दंड शक्ति दी गई है, हालांकि उसकी जो दंड शक्ति है जो धर्म के अधीन होगी, ये बात सत्य, वो निरंकुश नहीं हो सकता राजा, लेकिन फिर भी जो है वैदिक समाज व्यवस्था की रक्षा करना, ये जो है राज्य का उद्देश्य बताया है। किसने? कौटिल्य ने। ये दो बातें होगी। अब नेक्स्ट तीसरी बात लेते हैं हम, कौटिल्य की सप्तांग राज्य की धारणा। देखो, प्राचीन भारत में जो राजनीतिक चिंतन था, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों के द्वारा राज्य के ऊपर जो चिंतन दिया गया था, जो चिंतन मनन चलता था उनमें, है ना, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन होता है उसको राजनीतिक चिंतन कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन होता है उसे राजनीतिक चिंतन कहते हैं। तो निश्चित रूप में जब राजनीतिक चिंतन की बात आती है तो उसका सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु राज्य होता है। तो यहाँ राज्य के बारे में कौटिल्य ने अपनी रचनार्थशास्त्र में सप्तांग राज्य की धारणा दी है या सप्तांग सिद्धांत दिया है। क्या अर्थ है इसका? देखो, सप्तांग राज्य की धारणा या सप्तांग सिद्धांत का मतलब ये है कि प्राचीन भारत में मनु ने भी, कौटिल्य ने भी, शुक्र ने भी राज्य निर्माण के 7 अंगों की चर्चा की है, राज्य की 7 प्रकृति की चर्चा की है, राज्य निर्माण के 7 तत्वों की चर्चा की है। और प्राचीन भारत में मनु ने भी, कौटिल्य ने भी, शुक्र ने भी, भीष्म ने भी, पराशर ने भी, याज्ञवल की स्मृति में भी, ये जो राज्य है इस राज्य को उपमा के तौर पर एक प्राणी शरीर माना है। क्या माना है इसको? एक शरीर माना है। किसको? राज्य को। राज्य को एक शरीर माना है और इस शरीर के जो अंग हैं वो अंग ही इन्होंने राज्य निर्माण के 7 अंग बतलाए हैं। और ये 7 अंग हैं तो 7 अंग होने के कारण इसको सप्तांग सिद्धांत या सप्तांग राज्य की धारणा कहा जाता है। मतलब प्राचीन भारत में राज्य निर्माण के 7 अंग माने जाते थे, इसलिए इसे सप्तांग सिद्धांत या सप्तांग राज्य की धारणा कहा जाता था। मनु ने भी राज्य निर्माण के 7 ही अंग बताए हैं, कौटिल्य ने भी 7 बताए हैं, भीष्म ने भी 7 बताए हैं, और इसके बाद में शुक्र ने भी 7 बताए हैं, बृहस्पति, सोमदेव इत्यादि ढेरों हैं। मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत ये एक परंपरा थी। क्या परंपरा थी? कि सप्तांग राज्य की धारणा के बारे में सभी समर्थन करते थे कि भी राज्य के निर्माण के जो अंग हैं वो 7 हैं। चलिए बेटा, कौटिल्य की सप्तांग राज्य की धारणा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देंगे कि वास्तविक रूप में मनु ने भी, कौटिल्य ने भी, शुक्र ने भी और भीष्म ने भी राज्य को उपमा के तौर पर प्राणी शरीर माना है। मतलब इन्होंने राज्य को एक उपमा के रूप में प्राणी शरीर माना है, ये सावयव माना है, जीवित शरीर माना है। और इस शरीर के अंतर्गत जो वास्तविक रूप में इन्होंने ये बताया है कि भाई इस राज्य रूपी शरीर में 7 अंग होते हैं। वो 7 अंग कौन से होते हैं? जैसे मनु ने बताया, स्वामी, अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोष,
सेना और मित्र। अब साथ ही जो है कौटिल्य ने बताया, कौटिल्य के 7 जो अंग हैं इनके मैंने नाम नोट कर रखे हैं, एक एक को समझाऊंगा तो नोट करें। राज्य को उपमा के तौर पर प्राणी शरीर माना है, इन्होंने प्राणी शरीर माना है, मतलब इन्होंने राज्य को एक शरीर माना है और इस शरीर के 7 अंग बताए हैं। 7 अंग कौन से हैं? कौटिल्य ने बताया स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये 7 अंग बताए। मतलब राज्य एक शरीर है, मतलब राज्य को उपमा के तौर पर इन्होंने एक प्राणी शरीर माना है और इस प्राणी शरीर के, इस राज्य के, मतलब राज्य को एक शरीर मान लिया है और राज्य को शरीर मान, इस शरीर के 7 अंग बताए हैं। अब 7 अंग ये मैंने लिख दिए, तो इन 7 अंगों को यहाँ इस शरीर के अंग मानने के कारण इसको सप्तांग राज्य की धारणा कहा जाता है। सप्तांग राज्य की धारणा या सप्तांग राज्य का सिद्धांत। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि कौटिल्य के सप्तांग राज्य के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, तो आपको ये तीसरा वाला पार्ट है ये लिखना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो लिखें, कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत नोट करें, अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य को उपमा के तौर पर सावयव माना है। सावयव मतलब शरीर माना है, प्राणी शरीर माना है। प्राणी शरीर को सावयव भी बोलते हैं, सावयव। कहीं आपको सावयव लिखा हुआ मिल जाए और आप परेशान हो कि सावयव क्या है, सावयव का मतलब होता है प्राणी शरीर, शरीर। तो कौटिल्य ने भी अपने रचना शास्त्र में राज्य को उपमा के तौर पर प्राणी शरीर माना है या सावयव माना है और इस प्राणी शरीर के 7 अंग बताए हैं जिसे कि सप्तांग राज्य की धारणा कहा जाता है। 7 अंगों में पहला है स्वामी अर्थात राजा। कौटिल्य ने अपने सप्तांग राज्य की धारणा में पहला जो अंग बताया है, 7 अंगों की धारणा में पहला जो अंग बताया है वो स्वामी बताया है और स्वामी वास्तविक रूप में राज्य का प्रधान होता है, राज्य का मुखिया होता है। अन्य सभी जो अंग हैं, जो 6 अंग हैं, वो 6 के 6 अंग स्वामी के अधीन होंगे अर्थात राजा के अधीन होंगे। कौटिल्य ने यहाँ तक भी कहा है कि राजा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण गुण भी होने चाहिए, राजा को जितेंद्रिय भी होना चाहिए, राजा को जो है शांत स्वभाव का होना चाहिए, क्रोधी स्वभाव का नहीं होना चाहिए, राजा को हमेशा जन कल्याण के संदर्भ में ही सोचना चाहिए, जनहित में ही कार्य करने चाहिए। इसी के साथ में कौटिल्य ने अपने रचना अर्थशास्त्र में जो स्वामी है, राजा है, उसकी दिनचर्या और रात्रिचर्या की भी चर्चा की है। राजा के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, तो वहाँ पर आपको राजा की दिनचर्या, रात्रिचर्या और राजा में क्या गुण होने चाहिए इन सब की चर्चा की जाएगी। यहाँ तो इतना ध्यान रखेंगे कि पहला जो अंग है सप्तांग सिद्धांत का वो है स्वामी अर्थात राजा, और ये सबसे ऊपर स्थान दिया गया है नंबर 1 पर। इसका मतलब ये है कि अन्य सभी अंगों से ज़्यादा महत्व स्वामी का होगा। दूसरा है अमात्य मतलब मंत्री। तो कौटिल्य ने यह भी कहा है कि राज्य रूपी गाड़ी को चलाने के लिए, राज्य रूपी रथ को चलाने के लिए 2 पहिए चाहिए। उन 2 पहिए में पहला पहिया स्वामी अर्थात राजा है और दूसरा है मंत्री अर्थात अमात्य। अमात्य मतलब राज्य रूपी गाड़ी को चलाने के लिए दूसरा पहिया भी जरूरी होता है जिसे अमात्य कहा जाता है। और अमात्य का अर्थ यहाँ कौटिल्य ने केवल मंत्रियों के लिए नहीं लिया है बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी अमात्य में सम्मिलित किया है। तो इस संदर्भ में कौटिल्य ने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि सप्तांग राज्य का दूसरा अंग होगा वह अमात्य होगा अर्थात मंत्री या प्रशासनिक अधिकारी में मंत्री भी और प्रशासनिक अधिकारी भी अमात्य में आएंगे। तीसरा है जनपद। जनपद के अंतर्गत आधुनिक युग में, आधुनिक समय में जो राज्य निर्माण के 4 तत्व माने जाते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो जनसंख्या और निश्चित भूभाग ये जो है जनपद में आ जाते हैं। जनसंख्या, निश्चित भूभाग और जो सरकार आ जाती है, सरकार आधुनिक समय में जो 4 तत्व माने जाते हैं वो स्वामी और अमात्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये बात तो स्पष्ट है कि आधुनिक समय में राज्य निर्माण के जो 4 तत्व माने जाते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, आधुनिक समय में राज्य निर्माण 4 तत्व माने जाते हैं। प्राचीन भारत में 7 माने जाते थे। तो वैसे देखा जाए तो आधुनिक समय में के जो 3 तत्व हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार, वो तो यहीं तक सम्मिलित हो जाते 3 तक ही, ठीक है। इसके बाद में चौथा इन्होंने अंग बताया दुर्ग। क्या? दुर्ग। ये वास्तविक रूप में कौटिल्य के सप्तांग राज्य की धारणा का चौथा अंग है दुर्ग। और दुर्ग के बारे में कौटिल्य ने कहा है कि जो दुर्ग होगा वो दुर्ग 4 प्रकार के हैं। औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग। ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। औदक दुर्ग का मतलब है दुर्ग ऐसे स्थान पर बनाया जाए जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो। जल से जो घिरा हुआ उसको औदक दुर्ग कहते हैं। पार्वत दुर्ग
वो होता है जो कि पर्वत के ऊपर बनाया जाता है, सुरक्षित स्थान पर पर्वत के ऊपर बनाया जाता है। और इसके बाद में है तीसरा धानवन दुर्ग, ये मरु क्षेत्र में मरुस्थल में बनाया जाएगा। और चौथा है वन दुर्ग, जो कि वनों से चारों तरफ घिरा हुआ हो, वन के अंतर्गत जहाँ घने पेड़ होंगे वहाँ पर ये दुर्ग बनाया जाएगा। तो कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है, आप नोट करेंगे। 5वां जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है, इसमें 5वां जो अंग होगा वो कोश होगा, मतलब राजकोष। तो कौटिल्य ने अपने रचना अर्थशास्त्र में ये भी कहा है कि राजा को सतत लगातार ये प्रयास करना चाहिए कि जो राजकोष है कोष भरा पूरा रहे। लेकिन इतना ज़रूर है कि कोष कैसे भरा जाएगा, कोष कर के माध्यम से भरा जाएगा। तो जो कर लगाया जाए वह कर धर्मपूर्वक नीति से लगा जाए, अधर्म से नहीं लगाया जाए। जनता के ऊपर इस रूप में कर नहीं लगाया जाना चाहिए जिससे कि जनता प्रताड़ित हो, परेशान हो, दुखी हो। नहीं, धर्मपूर्वक तरीके से जनता के ऊपर कर लगा जाए और धर्मपूर्वक तरीके से ही जो है धन संग्रह किया जाना चाहिए। तो 5 होगा कोष, जिसको कि राजकोष कहते हैं, ठीक है। छठा दंड अर्थात सेना। तो कौटिल्य ने अपने सप्तांग राज्य की धारणा में छठा जो अंग बताया है वो दंड अर्थात सेना बताया। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में जिस राज्य की सेना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगी, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगी, अनुशासित होगी और किराए की सेना नहीं होनी चाहिए बल्कि स्थायी सेना होनी चाहिए। तो सेना जितनी ज़्यादा शक्तिशाली होगी, मजबूत होगी, उस राज्य की सीमाएं उतनी ही ज़्यादा सुरक्षित होंगी। तो छठा इन्होंने बताया है सेना और 7वां बताया मित्र। कौटिल्य ने अपने रचना अर्थशास्त्र में सप्तांग राज्य की धारणा का 7वां मित्र बताया और स्पष्ट रूप में कहा है कि भाई एक राजा को लगातार ये प्रयास करना चाहिए कि उसके मित्रों की संख्या बढ़े, हैं, शत्रुओं की संख्या कम से कम हो। और जिसके पास जितने ज़्यादा मित्र होंगे वो मित्र सामान्य काल में, शांति काल में उस राज्य की वृद्धि के कारक होंगे, जबकि संकट काल के अंतर्गत जो मित्र होंगे वो उस राजा राज्य की सहायता करेंगे। मान लीजिएगा हम एक राज्य हो गए, अब हमारे पास जितने ज़्यादा मित्र हैं तो मित्र जितने ज़्यादा होंगे तो हम और ज़्यादा विकास करेंगे और अगर हमारे ऊपर कोई संकट आएगा तो संकट में वो सभी जो हमारे मित्र राज्य हमारा साथ देंगे। इसलिए लगातार ये प्रयास किया जाना चाहिए कि मित्रों की संख्या बढ़े। ये बात तो मनु ने भी कही है, ये बात कौटिल्य भी कह रहे हैं, भीष्म भी कह रहे हैं कि भाई विजिगीषु राजा को, विजिगीषु का मतलब होता है विजय की इच्छा रखने वाला राजा। मतलब जब कौटिल्य का हम आगे परराष्ट्र सिद्धांत या अंतर्राज्य सिद्धांत समझेंगे तो वहाँ पर इनकी चर्चा आएगी, है ना। तो वास्तव में जो राज्य मंडल होता है, मंडल का मतलब होता है समूह, राज्यों का जो घेरा होता है, समूह होता है। भाई कौटिल्य ने भी राज्य मंडल में 12 राज्यों की चर्चा की, तो 12 राज्यों के सेंटर में जो राज्य होता है विजिगीषु राज्य होता है ना। तो विजिगीषु राज्य का मतलब विजय की इच्छा रखने वाला, विजय की इच्छा रखने वाला राजा, विजय की इच्छा रखने वाला राजा। तो विजय की इच्छा रखने वाला जो राजा होता है उसको लगातार प्रयास करना चाहिए कि वो अपने मित्रों की संख्या बढ़ाए, कोशिश करे कि शत्रु कम से कम हो, जिसके जितने ज़्यादा मित्र होंगे उतना शक्तिशाली होगा। तो ये हो गए जो है इसके 7 अंग, ठीक है बेटा। अब इन 7 अंगों के बारे में, राज्य के विभिन्न अंगों का सापेक्षिक महत्व। कौटिल्य ने अपनी रचनार्थशास्त्र में जो ये 7 अंग बताए हैं, इन राज्य के विभिन्न अंगों का सापेक्षिक महत्व ही बताया कि इनका सापेक्षिक महत्व क्या है। सापेक्षिक महत्व का मतलब ये है कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो जो स्वामी है इस स्वामी का महत्व अमात्य से ज़्यादा होगा, जनपद से अमात्य का महत्व ज़्यादा होगा, दुर्ग से जनपद का महत्व ज़्यादा होगा, कोष से दुर्ग का महत्व ज़्यादा होगा, दंड से कोष का महत्व ज़्यादा होगा, मित्र से दंड का महत्व ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा महत्व किसका होगा, स्वामी का होगा। ऊपर से नीचे आएंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, महत्व बढ़ता जाएगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो महत्व घटता जाएगा। जैसे स्वामी का महत्व ज़्यादा है, इसका महत्व इससे कम हो जाएगा, इसका इससे कम, इसका इससे कम, इसका इससे कम, इसका इससे कम, इसका इससे कम। नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो मित्र है, मित्र से ज़्यादा दंड का महत्व होगा, दंड से ज़्यादा कोष का महत्व होगा, कोष से ज़्यादा दुर्ग का, दुर्ग से ज़्यादा जनपद का, जनपद से ज़्यादा अमात्य का और अमात्य से ज़्यादा स्वामी का महत्व होगा। क्योंकि ये सभी जो प्रकृतियाँ या अंग हैं वो स्वामी के अधीन होती हैं, इसलिए स्वामी का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है जैसे हमारे शरीर के अंतर्गत विभिन्न अंग होते हैं तो इन अंगों के अंतर्गत भाई आँख का अपना महत्व है, कान का अपना महत्व है ना, हाथ का अपना महत्व है, पैर का अपना महत्व है। समय परिस्थिति के हिसाब से प्रत्येक अंग का महत्व होता है, ऐसी बात नहीं कि महत्व नहीं होता। लेकिन वास्तविक रूप में मानव शरीर की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व आत्मा को होता है। तो इसी प्रकार से यदि सप्तांग राज्य की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व स्वामी का। स्वामी नहीं है तो अन्य प्रकृतियाँ क्या करेंगी, फिर स्वामी ही नहीं है तो अन्य प्रकृतियाँ क्या करेंगी। और स्वामी के अंतर्गत जैसे गुण होंगे उसी का अनुकरण अन्य प्रकृतियाँ या अन्य अंग करेंगे। जो कहते हैं ना कि
यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। तो जैसा स्वामी होगा वैसे ही ये राज्य के जो अन्य 6 अंग है वैसे के वैसे होंगे, इसलिए स्वामी का महत्व ज़्यादा है। सापेक्ष महत्व की बात की जाए तो, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो महत्व घटता आएगा और नीचे से ऊपर जाएंगे तो महत्व बढ़ता चला जाएगा। क्लियर। अब इसको आप चाहें तो बहुत व्यापक रूप में नोट कर सकते हैं, मैंने संकेत दे दिया, गागर में सागर भरने वाली बात कह दी है। नेक्स्ट बात, कौटिल्य ने यहाँ अपनी रचना अर्थशास्त्र के 8वें अधिकरण के दूसरे अध्याय में, 8(2) का मतलब है 8वां अधिकरण दूसरा अध्याय, 15 अधिकरण है अर्थशास्त्र में, तो 8वें अधिकरण के दूसरे अध्याय में बहुत ही सटीक बात कही। क्या कहा कौटिल्य ने? कौटिल्य कह रहे हैं कि राजा राज्य मिति प्रकृति संक्षेप, फिर से बोल रहा हूँ, कौटिल्य कह रहे हैं राजा राज्य मिति प्रकृति संक्षेप, अर्थात वास्तविक रूप में संक्षेप में राज्य की जो प्रकृति है, राज्य की प्रकृति में राजा और राज्य केवल 2 ही अंग आते हैं। मतलब इन्होंने संक्षेप में कह दिया कि राज्य की प्रकृति की यदि बात की जाए, राज्य के अंग की बात की जाए, तो इसमें संक्षेप में केवल 2 ही प्रकृति आती हैं, वो है राजा और राज्य। ये 2 ही बताए इन्होंने, मतलब राजा और राज्य ही जो है वास्तविक रूप में ये कहा जा सकता है कि इसकी प्रकृति है। संक्षेप में राजा और राज्य ही महत्वपूर्ण है। तो नोट करेंगे, राजा राज्य में थी प्रकृति संक्षेप, मतलब संक्षेप में राजा और राज्य ही इसकी महत्वपूर्ण प्रकृतियां हैं। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट बात है सप्तांग सिद्धांत की आलोचना। अब कौटिल्य ने जो अपना ये सप्तांग सिद्धांत दिया है, राज्य निर्माण के जो 7 अंग बताए हैं, तत्व बताए हैं, तो इसमें कुछ कमियां भी हैं, कमियों की तरफ संकेत भी किया। तो क्या क्या कमी है नोट करें। सप्तांग सिद्धांत की आलोचना, नंबर 1 सावयव सिद्धांत संबंधी आलोचना। सावयव सिद्धांत संबंधी आलोचना का मतलब ये कि वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में भले ही राज्य को उपमा के तौर पर प्राणी शरीर माना है, लेकिन व्यवस्थित रूप में राज्य का कोई सावयव सिद्धांत कौटिल्य ने नहीं दिया। ये तो बहुत समय बाद में चल करके हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा राज्य का सावयव सिद्धांत दिया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य ने व्यवस्थित रूप में राज्य का कोई सावयव सिद्धांत नहीं दिया। ये पहली आलोचना की। दूसरी आलोचना, राज्य के निर्माणक तत्व संबंधी आलोचना। नोट करें, राज्य के निर्माणक तत्व संबंधी आलोचना। वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो राज्य के निर्माणक तत्व है, इसके संदर्भ में भी आलोचक ने आलोचना की है कि भाई कौटिल्य ने राज्य निर्माण के जो है 7 तत्वों की चर्चा की है। 7 तत्व कौन से बताएं? 7 अंग कौन से बताएं? जैसे स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। जबकि आधुनिक समय में राज्य निर्माण के 4 तत्व माने जाते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। लेकिन 7 तत्वों के अंतर्गत यदि हम देखें तो स्वामी, अमात्य, जनपद, तो इनमें जो है जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार तो मिलता है, लेकिन प्रभु सत्ता का स्पष्ट रूप में कहीं उल्लेख नहीं किया गया। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक समय में राज्य निर्माण के जो 4 तत्व बताए गए, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, तो जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार, ये 3 तत्व तो हमें इन 7 तत्वों में दिखाई देते हैं, लेकिन प्रभु सत्ता यहाँ पर हमें प्रत्यक्ष रूप में कहीं दिखाई नहीं देती है। तो इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। तो राज्य के निर्माण के तत्व संबंधी आलोचना, मतलब आधुनिक युग में जो प्रभु सत्ता है, संप्रभुता के ऊपर विशेष बल दिया जाता है, वो इन तत्वों में कहीं पर भी उसकी चर्चा स्पष्ट रूप में नहीं की गई है। तीसरी आलोचना है अंगों की आपसी वरीयता का आधार नकारात्मक, अर्थात वास्तविक रूप में इन्होंने अंगों की जो वरीयता का आधार बताया है वह भी एक प्रकार से नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि स्पष्ट रूप में इन्होंने कह दिया है कि भाई अन्य सभी अंग जो है स्वामी के ही अधीन होंगे और जैसा स्वामी होगा वैसी अन्य प्रकृतियां होंगी। तो ये हो गया जो है इसकी तीसरा। और इसके बाद में इसका चौथा जो आलोचना होगा, राजा की अन्य अंगों पर प्रधानता। नोट करें, राजा की अन्य अंगों पर प्रधानता, मतलब कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजा को अन्य जो ये 6 अंग हैं, इन 6 अंगों से ज़्यादा महत्व दिया है, प्रधानता दिया है। तो इससे आलोचक कह रहे हैं कि भय बना रहता है कि भाई जब राजा को इतना प्रधान माना गया है, इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, वास्तविक रूप में देखा जाए तो अन्य सभी 6 अंगों के ऊपर इसको प्रधानता दी गई है, स्वामी को या राजा को, तो इससे ऐसा लग सकता है कि राजा मनमाना आचरण कर सकता है, निरंकुश बन सकता है, आतताई बन सकता है, आलोचकों का कहना है ये। तो ये भी इसकी आलोचना की गई कि राजा की अन्य अंगों पर प्रधानता, मतलब अन्य जो 6 अंग हैं उन 6 अंगों के ऊपर राजा को प्रथम माना गया है, राजा की प्रधानता को स्वीकार किया गया है। लेकिन यहाँ वास्तविक रूप में देखा जाए तो आलोचकों की इन आलोचनाओं में कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राजा
के बारे में पहले हमने बताया दिया कि जो राजा होगा वो दंड को धारण करेगा, दंडधर कहलाएगा। राजा के पास दंड शक्ति होगी, राज शक्ति होगी, लेकिन राजा जब दंड शक्ति का प्रयोग करागा तो धर्म के अधीन होकर के करेगा। और धर्म का यहाँ अर्थ कर्तव्य इसलिए गया, धर्म के अंतर्गत वेद और स्मृति आएंगी, तो राजा दंड शक्ति का प्रयोग करेगा तो वेद और स्मृति के अनुसार करेगा, इसलिए राजा निरंकुश नहीं हो सकता। अब हमने यहाँ लिखा है आलोचना का प्रत्युत्तर। अब जो ये आलोचना की गई, इन आलोचना का प्रत्युत्तर कर देते हैं हम। क्या कि यहाँ वास्तविक रूप में जो ये पहली आलोचना की गई सावयव सिद्धांत संबंधी आलोचना है कि भाई कौटिल्य ने व्यवस्थित रूप में कोई सावयव सिद्धांत नहीं दिया है। लेकिन ध्यान दें बेटा, ये तो सावयव सिद्धांत तो आधुनिक समय में व्यवस्थित रूप में हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है, लेकिन उस समय सावयव सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सावयव सिद्धांत आधुनिक पाश्चात्य सिद्धांत की देन है। मतलब जो सावयव सिद्धांत, राज्य का सावयव सिद्धांत, वो तो पाश्चात्य सिद्धांत की देन है। तो भारत में तो उस समय अगर इसके बारे में व्यवस्थित रूप में कुछ नहीं भी लिखा गया है तो ये कोई दोष नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अगली बात हम ये कह सकते हैं कि जो ये प्रभु सत्ता की बात कर रहे हैं कि भाई राज्य के निर्माण तत्व संबंधी आलोचना कर रहे हैं कि भाई राज्य के निर्माण तत्वों में आधुनिक समय जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता, 4 तत्व माने जाते हैं। तो 3 तत्व तो इनमें हमें मिल जाते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार। तो लेकिन प्रभु सत्ता इसमें नहीं मिलती है। पर वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्रभु सत्ता की जब बात आती है, ये कहा जाता है कि प्रभु सत्ता का इसके अंतर्गत कहीं पर भी हमें कोई भी एक तत्व दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु यहाँ ये कहा जा सकता है कि जब स्वामी को अन्य सभी अंगों से प्रधान माना जा रहा है तो वास्तविक रूप में स्वामी है वो दंड का प्रयोग करेगा, दंड शक्ति का प्रयोग करेगा। अब राज्य की सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग जब राजा करता है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग जब राजा करता है तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता कहलाती है। तो ये कहा जा सकता है कि कौटिल्य ने जो सप्तांग राज्य का सिद्धांत दिया, सप्तांग राज्य की धारणा दी है, इसमें प्रभु सत्ता का भी जो है उल्लेख आ जाता है, स्वतः ही आ जाता है, क्योंकि राज्य की सर्वोच्च शक्ति को प्रभु सत्ता कहा जाता है। और यहाँ पर जो स्वामी है, राजा है, इसको दंड देने का अधिकार दिया गया है। और दंड देने का अधिकार दिया गया तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति स्वामी अर्थात राजा के पास है। और जब दंड देने की सर्वोच्च शक्ति राजा के पास है तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति प्रभु सत्ता कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रभु सत्ता का भी अप्रत्यक्ष रूप में उल्लेख किया गया है। आप निष्कर्ष निकाल लो इसका। किसका निष्कर्ष निकालेंगे? कौटिल्य के सप्तांग राज्य के सिद्धांत का, सप्तांग राज्य की धारणा का। निष्कर्ष में लिखा है सप्तांग सिद्धांत के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार हैं, मात्र अनुकरणकर्ता नहीं है। अब इसमें कितनी बातें लिख सकते हैं? क्या निष्कर्ष में हम ये कहेंगे कि भाई भले ही कौटिल्य ने, आप नोट कर सकते हैं, भले ही कौटिल्य ने अपनी रचना, अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्राचीन भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हुए सप्तांग राज्य की धारणा का ही समर्थन किया। मतलब जैसे हम कहेंगे कि प्राचीन भारत में राज्य निर्माण के 7 अंग माने जाते थे, 7 तत्व माने जाते थे, कौटिल्य ने भी उनका समर्थन किया। परंतु इतना होते हुए भी हम केवल ये नहीं कह सकते कि कौटिल्य केवल एक अनुकरणकर्ता थे, कि भाई कौटिल्य से पहले राज्य निर्माण के 7 तत्व माने जाते थे तो कौटिल्य ने यूं का यूं उसका अनुकरण कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। कौटिल्य ने व्यापक रूप में राज्य निर्माण के जो 7 तत्व हैं, इन 7 तत्वों की विस्तृत रूप में व्याख्या की है। और इन 7 के 7 जो ये अंग हैं, प्रकृतियां हैं, तत्व हैं, इन सब के अपने अपने गुण दोष भी बताए गए हैं। मतलब 7 के 7 अंगों के ऊपर कौटिल्य ने व्यापक रूप में लिखा है। केवल अनुकरण नहीं किया है, केवल नकल नहीं की है, केवल अनुसरण नहीं किया है, बल्कि इन्होंने अपने विवेक से इन 7 तत्वों अंगों के बारे में व्यापक रूप में भी लिखा है। तो आप ये कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार हैं, मात्र अनुकरणकर्ता नहीं है। मतलब ये केवल अनुकरणकर्ता नहीं है कि इन्होंने प्राचीन भारत में जो राज्य के 7 अंग माने जाते थे यूं का यूं उसका अनुकरण कर लिया, नकल कर लिया। नहीं, वास्तविक रूप में इसमें इन्होंने बहुत कुछ जोड़ा है और इसकी सर्वश्रेष्ठ रूप में व्याख्या की है, विस्तृत रूप में व्याख्या की है। तो फिर से दोहरा रहा हूँ, आप लिखेंगे कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार हैं, मात्र अनुकरणकर्ता नहीं है। ये हो गया आज आपका कौटिल्य का राज्य संबंधी विचार में 3 बातें।
प्रकृति, उद्देश्य और सप्तांग राज्य। और कल इसकी जो 5वीं बात है राज्य का कार्य क्षेत्र, ये राज्य का कार्य क्षेत्र आपको कल व्यापक रूप में समझा दिया जाएगा। तो इस तरह से कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार के ऊपर 3 लेक्चर अपलोड हो जाएंगे हैं। एक तो लेक्चर नंबर 26 होगा जिसमें राज्य की उत्पत्ति की चर्चा की है। आज होगा लेक्चर नंबर 27 जिसमें हमने प्रकृति, उद्देश्य और सप्तांग राज्य की बात की है। और कल लेक्चर नंबर 28 हो जाएगा जिसमें कौटिल्य के राज्य के कार्य क्षेत्र की चर्चा कर देंगे। तो कौटिल्य के राज्य संबंधी जो विचार है इसके ऊपर हमने आपको 3 लेक्चर तैयार करके दे दिए हैं, एक कल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो यकीन है आप कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।